नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ पॉइंट्स में। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल में सारे जितने भी सीटेट और टेट पास हमारे भाई बहन हैं सभी का गवर्नमेंट जॉब हो जाए। और सभी भाई बहन सभी जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब पा जाएं या टीचर बन जाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम एक सीरीज चालू किए हैं, उसमें ये तीसरा पार्ट है। और 2 पार्ट हम पहले सीडीपी और हिंदी बना चुके हैं, और ये मैथ पेडागोजी हम बना रहे हैं। हिमांशी मैम का नोट्स है। जिनको भी नोट्स चाहिए हिमांशी मैम का, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, हम या कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं, उनसे अपना ये डाउनलोड कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गणित शिक्षा शास्त्र। गणित शिक्षण गणित का उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखे हैं। देखिए दोस्तों, मतलब बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखे हैं। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों में गणित का मतलब उद्देश्य, गणित शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना। बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझे और त्रिकोणमिति को समझे। डेविड व्हीलर कहते हैं कि बच्चे विचार प्रक्रिया गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, न कि बहुत सारा गणित जानना। संकीर्ण उद्देश्य क्या है गणित का, देखिएगा दोस्तों। ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक योगदान कर सके और आर्थिक विकास कर सके। यह संख्यात्मक संख्याओं से संबंधित है, जैसे कि माप, अंश, प्रतिशत आदि। इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य प्रतियोगी क्षमताओं का विकास करना है। व्यापक उद्देश्य देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें गणितीय रूप से सोचें, तार्किक चर्चा करें, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजें, अमूर्तता को समझें, किसी समस्या का समाधान खोजें, बाल संसाधन का विकास करना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड है। लुक ऊपर से नीचे आएगा। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले समस्या समाधान है। उसके बाद मेक अ प्लान, समस्या के समाधान के बारे में प्लान करना। उसके बाद कैरी आउट द प्लान, उसके बाद निष्कर्ष निकालना। उसके बाद लुक बैक एट द सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन निकालना। एनसीएफ 2005 के अनुसार देखिएगा दोस्तों क्या है। एनसीएफ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एनसीएफ के बारे में बताया था। अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना हो तो हमारा पहले वाला वीडियो लिंक में दिए हैं, देख लीजिएगा। एनसीएफ बनाए हैं। सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। एनसीएफ 2005 बताता है कि पहले बच्चों को मूर्त यानी वास्तविक चीज़ दिखाया जाए, उसके बाद उसे अमूर्त की ओर, कल्पना की ओर लेके जाया जाए। आकार, स्थानीय समझ, पैटर्न, माप, गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें और डेटा हैंडलिंग करें। गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा ये लो, मैं आप लोगों को एक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको एकदम मेन टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कल संकल्पना मानचित्र, कंसेप्ट मैपिंग। यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। इसे शिक्षक या शिक्षार्थियों द्वारा बनाया जा सकता है। पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा को जोड़ता है। यह एक तरीका है जो सीखने में सफलता बनाता है। इसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों, ये डायग्राम है, कैसे कैसे जाए। पहले एनालिसिस करेंगे, इसके बाद इंफॉर्मेशन डिडक्शन करेंगे, इसके बाद डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद रिगोर होगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ज्यामिति चिंतन का वैन हिले सिद्धांत अलग अलग वर्णन करता है। समझ का वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति विचार का वैन हिले सिद्धांत, ये सीटेट में 2 क्वेश्चन, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। मतलब इन्होंने वैन हिले ने 4 सिद्धांत बताया था। पहला सिद्धांत है देखिएगा चतुष्कीकरण।
इसमें बच्चा आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। उसके बाद विश्लेषण देखिएगा, आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं। उसके बाद औपचारिक निगमन देखिएगा, गुणों का महत्व को पहचानता है तथा उसके बीच संबंध को जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करता है। आकृतियों गुण जैसे वर्ग हो गया और आयत हो गया, इन दोनों में रिलेशन निकाल देता है उस अनौपचारिक निगमन में। उसके बाद औपचारिक चरण देखिएगा, तार्किक सॉरी दोस्तों 5 नियम बताए थे, लेकिन 4 चरण में जीरो को बिल्ले को ये बताए हैं। उसके बाद औपचारिक चरण देखिए, तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है। औपचारिक चरण 3 में, औपचारिक चरण में यानी चौथे चरण में और 3 में दृढ़ मतलब रोजगार रिगोर विभिन्न अवधारणाओं प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करता है। उसके बाद देखिएगा, अब क्वेश्चन 1 बताइएगा दोस्तों, बैन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण, कठोरता, अनौपचारिक कटौती, विजुअलाइजेशन, विश्लेषण। तो ये हो जाएगा विश्लेषण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। देखिएगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए। शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर और दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए। बच्चों की सहज देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए वांछनीय अभ्यास क्या होना चाहिए? बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, समरूपता सिमिलैरिटी, यह एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों में से बने होने की गुणवत्ता। उदाहरण जैसे ये समरूपता है दोस्तों, एक वृत्त है, इसको हम बीच में से अगर काट दें तो दोनों बराबर हो गया है, इसी को सिमिलैरिटी कहते हैं। टेसलेशन देखिएगा, टाइलिंग, टेसलेशन का तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है और बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। देख लीजिए दोस्तों, सारे के सारे एक जैसे ज़्यादा वर्ग है, ये पंचभुज है, इसी पर से एक क्वेश्चन बना है एनसीएफ का। देखिएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? एनसीएफ 2005 के अनुसार देखिएगा, टेसलेशन, समरूपता, पैटर्न, अनुपात। तो प्राथमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है? अनुपात नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे अब अनुपात नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद देखिएगा, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम की ओर बढ़ा जाता है। निगमनात्मक में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देख लीजिए। ये नियम है, निगम को आप नियम पढ़िए, तो नियम से पहले नियम होगा, निगमनात्मक में पहले नियम आएगा तब उदाहरण आएगा। आगमनात्मक में पहले देखिए पहले उदाहरण आएगा, आगमन से देखिए उदाहरण पहले उदाहरण आएगा, उसके बाद नियम आएगा। इसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब डिडक्टिव विधि, ये तो बता दी है, इसमें पहले नियम आएंगे नहीं, उसके बाद ये देखिएगा क्वेश्चन, ये बताइएगा दोस्तों आप लोग भी। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए, बच्चों से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं, उपरोक्त स्थिति में से शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज दिया यानी पहले उदाहरण दिया, तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? पहले उदाहरण हम आपको क्या कहते हैं? आगमन। ट्रिक क्या है? आगमन से यानी उदाहरण से, तो ये आगमनात्मक विधि हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अर्थ देखिएगा, टीचिंग की उत्पत्ति टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ है निर्देश देना, प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है। देखिए टीचर तब स्टूडेंट, एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है टीचर और स्टूडेंट के लिए। देखिएगा दोस्तों, स्टूडेंट तब टीचर तब कैरिकुलम सोसाइटी इन्वायरमेंट, तीनों रहेंगे तभी जाके अधिगम हो पाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री में देशज, प्रभावशाली, वास्तविक जीवन से जुड़े, दिलचस्प, दीर्घकाल तक रहना, सीखने में मददगार,
अब देखिएगा जियो बोर्ड, यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है। जियो बोर्ड देखिएगा दोस्तों, जियो बोर्ड ये है, इससे हम वर्ग, आयत, ये माप 2D माप सकते हैं। यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप का उपयोग के साथ संख्यात्मक अवधारणाओं की समझ बना सकता है। उसके बाद देखिएगा अबेकस, यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम का होता है। देखिएगा ये लकड़ी है या प्लास्टिक का हो सकता है, फ्रेम के साथ उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाली मोतियों के साथ लगा होता है। इससे अबेकस से क्या होता है देख लीजिएगा दोस्तों, इससे जोड़, घटाना, गुणा की अवधारणाएं, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बताए जा सकते हैं बहुत आसानी से समझने के लिए। उसके बाद ग्राफ पेपर देख लीजिएगा, ग्राफ पेपर संख्या व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या के, ये इंपॉर्टेंट है, दशमलव संख्या सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों। दशमलव संख्या के लिए क्या, कौन सा पेपर, कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें ग्राफ पेपर सही होगा। उसके बाद पाई चार्ट देख लीजिएगा, यह एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व करता है, संबंध दिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। डिन्स ब्लॉक देख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिन्स ब्लॉक में क्या होता है, यह जोड़ तोड़ करने वाला उपकरण है जिसका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान दिखाने के लिए किया जाता है, मूल्य और गुणन के लिए भी किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। घन इकाइयों, छड़, दसियों, प्लेट सैकड़ों और घन हजारों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों, ये क्यूब है, फ्लैट है, रॉड है, यूनिट है। 3 आयामी शिक्षण सामग्री। गणित का लंबा आकार, गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रदायों को सीखने के लिए आवश्यक होता है। ब्लूम का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले ब्लूम ने क्या बताया देख लीजिएगा, कहाँ शुरू होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। पहले ज्ञान होता है, उसके बाद उसका बोध होता है, उसके बाद अनुप्रयोग होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद संश्लेषण होता है, उसके बाद लास्ट में तब जाके एवोल्यूशन होता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, देख लीजिए दोस्तों। सीटेट में कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है हमेशा कि पहले ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा। ये देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग दोस्त कमेंट में। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन नहीं करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना, अब देखिए ध्यान केंद्रित में क्या होगा, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं को उत्तर देने में शुद्धता, तर्क कौशल का विकास। अब देखिए इसमें क्या होगा, आकलन नहीं करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना में क्या होगा, गणित की समस्याओं को उत्तर देने में शुद्धता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गणित के जो प्राथमिक स्तर पर बच्चा है कि शुद्ध ही आंसर दे, वो गलत भी दे देता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित क्या होता है, अनपढ़ दुकानदार द्वारा ना, तो हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं की चर्चा की जानी चाहिए। संबंधित समस्याएं वो चर्चा करेगा। गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना, इसका मेन वो होता है। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है, कौन सा होगा, अन्वेषण में लगे बच्चे, यानी डिस्कवरी करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, संज्ञानात्मक विकास उनका होगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन साथ में बने रहिए। ये मैम का क्वेश्चन है, उन्होंने लगभग 50-60 क्वेश्चन बताए हैं। अगर मैं पूरे क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं 8-10 क्वेश्चन बता देता हूं। देखिएगा दोस्तों, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा क्या होगा। ये देखिए सर, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा
पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार क्रम सही है। पोलिया एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने समाधान मॉडल बताया। तो इसमें से क्या होगा, समस्या को समझना पहले होगा, कि योजना तैयार करना होगा, कि पुनः जांचना होगा, कि योजना को कार्यान्वित करना होगा। ठीक, पोलिया ने ये पहले बताया था। देखिएगा दोस्तों, कि समस्या को पहले समझना है, उसके बाद समस्या के विषय में योजना तैयार करना है, उसके बाद योजना को कार्यान्वित करना है, तब उसके बाद उसका सल्यूशन निकलेगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें से सत्य आपको नहीं बताना है। जो इंग्लिश वाले हैं भाई बहन वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा। गणित में कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। गणित अमूर्त प्रकृति होती है, श्रेणीबद्ध प्रकृति होती है, तर्कसंगत प्रकृति होती है, मूर्त प्रकृति होती है। मूर्त नहीं हो, गणित में केवल अमूर्त होता है, मूर्त नहीं होता है, क्योंकि ये गणित से कल्पना शक्ति बढ़ता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए कि आपको 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। कि आपका उत्तर अमान्य है। उपयुक्त संदर्भ के निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग भी क्या होगा, कौन सा सही है। अब आपको मैं भी एक ट्रिक बताता हूँ। सारे लोग ट्रिक बताते हैं। जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, जो बड़ा दिखाई दे, सीटेट का ये ट्रिक है, तो उसी को आप आंसर मार दीजिए। लगभग 99.9% सही रहता है आंसर, कि जो बड़ा सा रहता है वो सही होता है। अब पढ़े बिना ऐसे मार देंगे तो सही हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अर्थ क्या होगा। यह खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों को विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये वीडियो सारा के सारा देख लीजिएगा दोस्तों। ये कमेंट बॉक्स में अपना मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिए। मैं अगर वीडियो बनाऊँ इसको पूरा बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। ऐसे ही मैं PDF से जितने भी नोट्स इंपॉर्टेंट मिलता है सीटेट का, सबका मैं बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।